बलिया से ये बड़ी खबर है, जहां राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पर परिवाद दर्ज किया गया है। सीजीएम कोर्ट में आनंद स्वरूप शुक्ला समेत 50 लोगों पर परिवाद दर्ज हुआ है। महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट का आरोप है। सदर कोतवाली समेत 25 पुलिसकर्मियों पर भी मामला दर्ज हुआ है। तो मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पर मामला दर्ज, सदर कोतवाली समेत 25 पुलिसकर्मी भी हैं जिन पर यह मामला दर्ज हो चुका है। तो बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, सीजीएम कोर्ट में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत 50 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा है। सदर कोतवाल समेत 25 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन पर यह पूरा मामला दर्ज हो चुका है। सीजीएम कोर्ट में आनंद स्वरूप शुक्ला, राज्य मंत्री, महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है और मंत्री के साथ 50 लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है। उधर यूपी एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से देश में एंट्री करवाते थे। एटीएस ने 2 अवैध रोहिंग्या और एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद नूर, रहमतुल्ला और शबीउल्लाह को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरोह खासकर बांग्लादेशी रोहिंग्या महिलाओं और बच्चों को भारत लाकर उनके फर्जी दस्तावेज बनवाता था और फिर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में इन्हें बसाता था। तो एटीएस के हत्थे चढ़े हैं रोहिंग्या। ये बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें सफलता भी हाथ लगी है। ये 3 शक्लें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, नूर, मोहम्मद, रहमतुल्लाह और शबीउल्लाह, ये तीनों ये काम करते थे कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भारत में एंट्री दिलाते थे। उनके फर्जी दस्तावेज बनवाने का काम भी यही किया करते थे। बहरहाल ये एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एटीएस अब इनसे पूछताछ कर रही है और इनके पूरे नेटवर्क का अब धीरे धीरे करके खुलासा हो रहा है। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से इसमें 2 महिलाएं जो कि नाबालिग लग रही हैं और एक और व्यक्ति है जो कि जिसकी तस्करी हो रही थी। तो 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं। इनको अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। बात गाजियाबाद की करते हैं, जहां रोहिंग्या मामले को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का संगीन आरोप सामने आया है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है। लोनी विधानसभा में डूडा अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया है। ये बड़ा आरोप लगाया है विधायक नंद किशोर गुर्जर ने। पिछले 4 से 5 साल में 80% से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को आवास आवंटित हुए हैं। नंद किशोर गुर्जर ने विभाग से 4.5 साल के डेटा मंगाए हैं और उसके बाद ये खुलासा किया और ये दावा करते हैं कि अधिकारियों की संलिप्तता रही है और ऐसे कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई, रासुका लगाने की मांग की है उन्होंने। तो लोनी विधानसभा से विधायक नंद किशोर गुर्जर का ये बड़ा आरोप अधिकारियों पर, जहां फर्जी दस्तावेज के सहारे पीएम आवास योजना का भी लाभ कई रोहिंग्या उठा चुके हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। किस बिना पर? कहते हैं कि उन्होंने कुछ डेटा मंगाए हैं, उन्होंने कुछ दस्तावेज मंगाए हैं और उसके आधार पर ये कहते हैं कि तमाम अधिकारियों की मिलीभगत है। मैंने जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्र लिखा है कि मेरे यहाँ डूडा के अधिकारियों ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान है उनको लगभग 70% से ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अलॉट कर दिए हैं, जो एकदम फर्जी आधार कार्ड भी उन लोगों ने बनवा लिए और यहाँ के मूल निवासी हो गए, ज़मीन के मालिक हो गए हैं देने से। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है और आज जिस तरह से रेलवे स्टेशन गाजियाबाद पर रोहिंग्या पकड़ा गया है, मेरी बात ये प्रमाणित करती है जिस आवाज़ को मैं लगातार पिछले लंबे समय से उठाता आया था कि दिल्ली के आसपास कम से कम 10 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। बड़ी खबर, कल मुख्यमंत्री का कानपुर दौरा रहेगा। कल 12 बजे कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराजा कार्यक्रम है, जहां पर
मौजूद रहेंगे सीएम। इसके अलावा आंगनवाड़ी से संबंधित किट का भी वितरण करेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो कानपुर दौरे की खबर मिल रही है, जहां कई तरीके के कार्यक्रम हैं, जिसमें खासतौर पे आंगनबाड़ी को संबोधित करेंगे और किट वितरण कार्यक्रम भी है, जिसमें सीएम और राज्यपाल दोनों ही शिरकत करेंगे। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कल 12 बजे कानपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है। इसके अलावा आंगनबाड़ी का भी एक कार्यक्रम है, जहां तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। संबंधित उनसे जुड़ी जो किट है उनका वितरण होना है। तो मौजूदगी रहेगी कानपुर में कल मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। आगरा में गंगा जल आ जाने के बावजूद भी पानी की दिक्कत कम नहीं हो रही है, जिसके चलते जलकल विभाग की लापरवाही ये सामने आ रही है। लोगों का मानना है कि पाइपलाइनों की समय से मरम्मत न होने के कारण अक्सर लीकेज है और इस वजह से लाखों लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिछाई जा रही पानी की पाइपलाइन ने मौजूदा पाइपलाइन को ही डैमेज कर दिया है, जिससे आगरा की सारी कॉलोनीज और बस्ती के लोग भयंकर जल संकट से जूझ रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन जो पुरानी पाइपलाइन है उसे क्षतिग्रस्त करते हुए ये लाइन बिछ रही है। इसका नतीजा ये है कि तमाम कॉलोनी पानी के संकट से जूझ रही हैं। में इस समय जबरदस्त जल संकट बना हुआ है। पिछले कई दिनों से आगरा की तमाम जो रिहायशी कॉलोनियां हैं वहां पानी नहीं आ रहा है। बेलनगंज हो, फिर चाहे मंटोला हो, कोतवाली इलाका हो, गुदरी मंसूर खां का इलाका हो, जो आगरा का जो पुराना जो बाज़ार है, जो पुराना शहर जिसे कहा जाता है, वहाँ ज़बरदस्त इस समय कहा जाए पानी की किल्लत है। और ऐसे में एक एक बूंद के लिए लोगों को ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसके पीछे जलकल विभाग की जो कहा जाए पूरी तरह से ज़बरदस्त लापरवाही है। जो मेंटेनेंस के नाम पे जो तमाम पैसा आता है वो पूरी तरह से बंदरबांट होता है। यही वजह है कि आए दिन पानी की पाइपलाइन फूट जाती है और उससे कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं इस पानी के संकट से दो चार होना पड़ता है। कई सारी आक्रोशित महिलाएं हमारे साथ हैं और लोग और भी लोग हैं। आप बताइए कितना परेशान है? अरे भाई हम तो बहुत ज्यादा परेशान है। आज के बुढ़ापा का शरीर है, कहाँ से सड़क पे से जाए, सड़क पे आके गिर गए तो कौन हमें भुगताएगा? 2 बार तो लुढ़क चुके, कहाँ जाएंगे? हम मोदी के घर पे जाए वोट मांगने कैसे आ जाता है? पहले कमल ये लगातार ये बना हुआ है, कुछ न कुछ दिनों बाद फिर से पानी, हाँ 2-3 महीने बाद खराब हो जाता है। कोई नेता आता नहीं है यहाँ पर पानी के लिए। पानी के फिर क्या ऑल्टरनेटिव इंतजाम क्या है? हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, वाटर वर्क्स की लाइन है बस, और सवाल लगवाने नहीं दे रहे। कितना परेशान है आप? छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। सर कल मैंने चलकर निभाव सीएमओ से आपको फ़ोन किया था करीब शाम दोपहर में, तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। और कल मैंने यहाँ के पार्षद जी अनुराग चतुर्वेदी जी को फ़ोन किया था। वो बोले कि इसका मुझे आश्वासन दे दिया कि इन्होंने कि 2-3 दिन में आपको पानी का समस्या दूर हो जाएगी। हम लगातार इंजीनियर से बात कर रहे हैं। कोई 24 नंबर और 16 नंबर की बता रहे थे कि कोई पाइपलाइन टूट गई है जीपीएनडी पे, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसमें 2-3 दिन लगेंगे। एक तरह से जलकल विभाग में जो भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, उसकी वजह से भी घटिया जो पाइप डाले जाते हैं और वो कुछ दिनों बाद वो ख़राब होने लगते हैं, लीकेज शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से ये तमाम जो कहा जाए कि शहर के लोग हैं वो परेशान होते हैं और और वो खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और ऐसे में पानी की एक एक बूंद के लिए इस समय आगरा के जो पुराना इलाका है, जो पुराने जो कॉलोनी है, उसके लाखों लोग इस समय पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। तो भयंकर जल संकट है। इस बीच चलिए हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नितिन, इतनी शिकायतों के बावजूद भी इस तरीके की नौबत आ गई है, क्या कहना है विभाग का? कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की वजह से आगरा में जलकल विभाग में कहा जाए सबसे ज़्यादा इस समय करप्शन का माहौल है। और यही वजह है कि शहर का 1/3 हिस्सा इस समय ज़बरदस्त पानी के संकट से परेशान है। आपका चाहे आप कोतवाली इलाका देख लीजिए, छत्ता और कोतवाली थाना क्षेत्र का जो इलाका है, ज़बरदस्त इस समय वाटर क्राइसिस है। पीने के पानी से लेकर नहाने धोने और नित्य कर्म के लिए तमाम जो पानी की ज़रूरत है वो सप्लाई नहीं आ रही है जलकल विभाग की तरफ से। और यही वजह है कि जिस तरीके से एबीपी गंगा ने जब लोगों से बात की है तो लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। लाखों लोग इस समय पानी की एक एक बूंद से परेशान है। जो संबंधित अधिकारी हैं, जो बारिश हो रही है, लोग उससे हैं, तापमान में राहत है, लेकिन जो वो क्या कह रहे हैं? वो कुछ कहने को तैयार नहीं है क्या? ये किसकी जिम्मेदारी है इन सारी चीजों को दुरुस्त करना?
देखिए बिल्कुल इस मामले में हमने जब एबीपी गंगा ने आगरा के मेयर नवीन जैन से बात की है, नवीन जैन ने कहा है कल मैंने अधिकारियों को इसके लिए सख्त हिदायत दी है कि हर हाल में जो 4 से 5 दिन से लगातार जो जल संकट पूरे आगरा में बना हुआ है, खासकर जो पुराना इलाका है जिसको असली शहर कहा जाता है, जो गुदड़ी मंसूर खां का इलाका है, किनारी बाजार है, कोतवाली थाना क्षेत्र का इलाका है, जो मंटोला है, जो रावतपाड़ा है, बेलनगंज का इलाका है, मोतीगंज का इलाका है, यहाँ जबरदस्त इस समय वाटर क्राइसिस बनी हुई है। सवाल ये उठता है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर चलिए ठीक है, मेयर साहब के कहने पे 4 दिन का और इंतजार और फिर देखते हैं कि कितना बदलाव होता है। नितिन, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एम्बुलेंस की हड़ताल के चलते गर्भवती महिला की मौत की खबर मिल रही है। एम्बुलेंस वक्त पर घर नहीं पहुंची तो घर पर डिलीवरी की कोशिश होने लगी। इलाज नहीं मिलने से गर्भवती महिला की मौत हुई है। निजी वाहन से महिला को परिजन सरकारी अस्पताल ले गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित किया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर मझगावा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एम्बुलेंस की हड़ताल चल रही है। एम्बुलेंस को बुलाया गया लेकिन वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचा और ऐसे में महिला जो गर्भवती थी उसकी मौत की खबर मिल रही है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। निजी वाहन से जब तक अस्पताल ले जाते महिला की मौत हो चुकी थी। आशीष गौड़ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, ये बताइए डॉक्टर्स ने क्या कहा, क्या परिस्थिति रही? जी आपको बता दें कि ये बांगरमऊ कोतवाली के रसूलपुर मझगांव का मामला है, जहां पर एक महिला प्रसूति थी, उसका बच्चा होना था, लेकिन उसके जो परिजन है उन्होंने 112 एम्बुलेंस को फोन किया है। एम्बुलेंस वालों ने साफ तौर पे कहा है कि जो है एम्बुलेंस की हड़ताल चल रही है, वो नहीं आ सकते हैं। उसके बाद महिला का प्रसव वो घर में ही होता है, लेकिन जब प्रसव होता है महिला की हालत बिगड़ती है तो जो उनके परिजन है उसको महिला को लेके जो वहाँ का गंज मुरादाबाद सरकारी अस्पताल है वहाँ ले जाते हैं, अपनी निजी गाड़ी से ले जाते हैं। जब तक वो महिला सरकारी अस्पताल पहुँचती है तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है और जो वहाँ के अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन्होंने देखने के बाद उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं। जी आशीष, और आज ही स्वास्थ्य मंत्री ने एबीपी गंगा पर यह कहा था कि अगर किसी भी शख्स की मौत होती है एम्बुलेंस वक्त पर ना पहुंचने पर उन पर मामला दर्ज होगा। और इसी बीच लीजिए बांगरमऊ से ये बड़ी खबर सामने है। आशीष, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि बिना एम्बुलेंस किसी की मौत होती है तो उसे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एम्बुलेंस की हड़ताल की वजह से एम्बुलेंस चालकों पर मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाएगा। प्रदेश में इन दिनों एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ा है। लेकिन अब सरकार ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की और कहीं किसी जिले में कोई कैजुअलिटी होती तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर, एक हड़ताल तो पहले क्लर्क बाबू कर रहे थे, उसको आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल प्रदेश में चल रही है। देखिए, एम्बुलेंस सेवा के साथ एक गतिरोध हमारा पहले से भी चल रहा था। जब जीवीके वालों ने कोर्ट में दाखिल किया था कि वो यहाँ से छोड़ के अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाना चाहते थे, ये सुप्रीम कोर्ट तक मांगा गया था और क्योंकि उनका एग्रीमेंट कहता है कि इतने साल तक उनको चलाना पड़ेगा, हमने दबाव दिया कि आप जैसे भी हैं आपको चलाना पड़ेगा एग्रीमेंट के तहत। और जीवीके का पुराना आदत है कि वो ट्रिप्स के हिसाब से अगर कहीं आपको एम्बुलेंस का फ़ोन आता है और 15 मिनट में आपको निर्धारित समय के अंदर पहुंचना है, जहां तक एम्बुलेंस आए वहां अक्सर ये लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के बाद पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमने इनके ऊपर बहुत सारे कार्रवाई और पेनल्टी कर चुके हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी भी ज़िले में कोई कैजुअलिटी होती है तो जो एम्बुलेंस के चालक हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगी, साथ ही साथ इसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाली कंपनी के लोगों के खिलाफ भी सरकार एफआईआर दर्ज कराएगी। सहयोगी प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो यही देखिए तस्वीरें भी हैं जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है कि परमानेंट जॉब होनी चाहिए। तमाम अपनी मांगों को लेकर ये एम्बुलेंस कर्मी इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि किसी की जान गई, क्योंकि एम्बुलेंस सेवा ऐसी सेवा है जो जीने मरने का मसला हो सकती है। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी, तमाम जानकारी दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से ये खबर है जहां 11 एम्बुलेंस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने एफआईआर दर्ज कराई है।
एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के 11 लोगों के खिलाफ आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एस्मा महामारी अधिनियम समेत कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने की खबर मिल रही है। इसके साथ ही कंपनी की मांग पर जीवीके ईएमआरआई के कार्यालय के बाहर पीएसी भी तैनात है। मुरादाबाद की, जहां एक युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये वीडियो काफी वायरल है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जहां वायरल वीडियो भोजपुर थाना इलाके के गांव रूपपुर का बताया जा रहा है। ये शख्स कितनी बेरहमी से किसी की पिटाई कर रहा है। पीटने वाले शख्स पर आरोप ये है कि इसके रिश्ते के भाई का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग था और लड़की को वो अपने साथ भगा ले गया, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने प्रेमी युवक के रिश्तेदार को जबरन उठाकर ले आए, पेड़ से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि कानून अपने हाथ पर लेने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। भोजपुर में एक गांव में एक युवक की पिटाई का वीडियो जो वायरल हुआ है, उस संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, घटना का कारण क्या था, कुछ पता चला? जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है, इन लोगों ने मारपीट किया है। इनके घर की लड़की के अपहरण के संबंध में इनके रिश्तेदारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। इस कारण इनके द्वारा अभी तक मारना प्रतीत हो रहा है।